सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12th कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का चैप्टर है हमारा है सोलेनोइड, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 में जो क्वेश्चन आया था, उसको अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो पूछा गया वो 3 मार्क्स या 1 मार्क्स या फिर एमसीक्यू ही रहा है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर पढ़ लेना। तो देखो, इस बार जो पूछा गया था अल्टरनेटिंग करंट में, तो पहले आता है मीन वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है। इसका प्रूफ पढ़ लेना है ना, इसका प्रूफ पढ़ लेना। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला आता है, देख लेना। उस मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, इस पर आप तो आई मीन लिख लेना। इसकी वैल्यू होती है वो 2I0/पाई होती है। इसका प्रूफ पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा आता है कि रूट में स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट, इसका भी एक बार प्रूफ पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। IRMS की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आती है I0/√2, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये दो क्वेश्चन है जो आपके 3 मार्क्स में से एक में, इन दो में से एक क्वेश्चन आने वाला है, श्योर रखना है ना। एक क्वेश्चन से श्योर आ सकता है, क्योंकि इस बार जैक बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पूछा गया था इस बार में, तो इस बार आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था एसी करंट, है ना, विथ, इसमें से ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया था, है ना। तो जो पूछा गया तो अगर बताते हैं उसमें क्या पूछा गया है। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि और क्या इससे पूछा सकता है एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू में से में याद रखना, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है कि इक्वेशन याद रखना। इक्वेशन याद रखना कि मान लो अगर मैंने कहा कि अगर मान लो वोल्टेज की वैल्यू V=V0 साइन ओमेगा टी, है ना, अगर ये रहा, तो रेजिस्टेंस के लिए करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I=I0 साइन ओमेगा टी, ठीक। याद रखना, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है दोनों के बीच में 0 डिग्री का होता है, यानी फाई की वैल्यू होती है वो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाती है, ठीक। सेकंड बात करते हैं, अगर आप इंडक्टर के लिए बात करना है ना, प्रेरकत्व की बात करते हैं, तो इंडक्टर के लिए याद रखना जो करंट का फॉर्मूला होता है I होता है I0 इंटू साइन, ठीक है, I0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। कितना होता है ओमेगा टी माइनस पाई/2। यहाँ पूछा जाएगा यहाँ पर कालांतर कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, वो पाई/2 मतलब 90 डिग्री का होता है, इसको याद रखना। थर्ड इंपॉइंट रहेगा आपके लिए कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र के जो फॉर्मूला होगा करंट का, वो फॉर्मूला होगा I=I0, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, है ना। ये फॉर्मूला आपने सभी को देखा होगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई/2, यानी यहाँ भी जो फेज डिफरेंस होता है, यानी कालांतर होता है, वो करंट और वोल्टेज के बीच में होता है, वो पाई/2 का होता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इन तो पढ़ याद रखना, ये आपसे एमसीक्यू में इनसे कुछ से भी पूछा जा सकता है ना। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना, एमसीक्यू को यहाँ से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये रखना कि यहाँ पर जो V=V0 साइन ओमेगा टी लिखा है, ये हम अप्लाइड वोल्टेज, यानी हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है। तो अगर फॉर्मूला से आपके लिए अगर वोल्टेज हम ये अप्लाई करते हैं, तो करंट कैसे कैसे चेंज होता है उसका फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस के लिए I=I0 साइन ओमेगा टी होता है। इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर में जो करंट का फ्लो का जो फॉर्मूला होगा, वो I0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 हो जाएगा। समझिए, बात करते हैं अगर हम इंडक्टर कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर में जो करंट का फॉर्मूला होगा, वो I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 होता है। यहाँ पर आप फाई की वैल्यू याद रखना कितनी कितनी होती है, डायरेक्टली पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक। एसी सर्किट विथ एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, ये नहीं पूछाएगा, तो उसको कोई पास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्या पूछा गया था। तो इस बार याद रखना कि इस बार जो जैकबोर्ड आपसे पूछा था 2024 में, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगर आप देखना, उसमें पूछा था कि एलसीआर सर्किट के लिए इंपिडेंस का फॉर्मूला का प्रूफ बताइए। तो क्या करना था आपको, यहाँ पर सर्किट बनाना था और इंपिडेंस का फॉर्मूला लिखना था। जेड का जो फॉर्मूला होता है, वो याद होगा आपको क्या होता है, वो होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। चाहे तो अगर वोल्टेज पूछा है कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर, ठीक। इसमें कुछ और रखना कि आपसे रेजिडेंस वाली कंडीशन पूछी जा सकती है, इसको बोलते हैं अनुदाद, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदाद वाली स्थिति। तो अनुदाद वाली स्थिति में पढ़ लेना कि ये कब होता है, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाती है, ठीक। एक्सएल की वैल्यू एक्सएल हो जाती है, या फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाती है ना। यानी आपका जो प्रेरकत्व के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, विभवांतर रहेगा, वही विभवांतर किसके अक्रॉस रहता है, हमारा संधारित्र के अक्रॉस रहता है। और इस कंडीशन में आप सब जाती है रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, है ना, √LC। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे तरीके से। हो सकता है कि जैकबोर्ड आपसे डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ ले एमसीक्यू में।
तो एमसीक्यू में के लिए ये चीज़ फॉर्मूला पढ़ लेना। अगर मान लो एमसीक्यू का न्यूमेरिकल्स आता है तो आपसे पूछेंगे रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रखना 1/2 पाई रूट ओवर LC, है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, रेजिडेंस वाली कंडीशन होती है हमारी। ठीक, अब आता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका पावर, है ना, कि पावर का इन एसी सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला रखना कि जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा VRMS इंटू करंट की RMS वैल्यू इंटू cos फाइव। ठीक, फाइव में बताया था, फाइव क्या था, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना कितना होता है मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता के रखा है। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज फॉर्मूला होता है वोल्टेज को अगर आप लिखो VRMS को तो होता है V0/√2। करंट IRMS की वैल्यू होती है I0/√2, तो इसको चाहे तो आप सकते हो V0 इंटू I0 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस फाइव। तो बोर्ड के पर्पज से बस इतना ही है, नीट और जे के पर्पज से हम कुछ और भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा और आगे एक दो स्टेप हम जा सकते हैं जो नीट या जे के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड के लिए बस इतना ही रखना, इतना फॉर्मूला रखना। अब आपसे पूछा जाता है कि पावर लॉस किसके चलते होता है ना, यानी आपको जो ऊर्जा का क्षय होता है वो किसके कारण होता है। तो लिखना, इसके बारे में लिखना कि यहाँ पर जो ऊर्जा का क्षय यानी इस सेकंड में जो पावर का लॉस होता है यानी ऊर्जा का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है, ऑनरी रजिस्टर, है ना। ऑनली रजिस्टर मतलब सिर्फ प्रतिरोध ही क्या करता है, सिर्फ, है ना, सिर्फ जो बोलते हैं रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध, बस वही ऊर्जा का क्षय करता है। मतलब ये ऑनली रजिस्टर लॉस एनर्जी, ये अच्छे से पढ़ के चले जाना। आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि बताओ किसी एलसीआर सर्किट में जो पावर का लॉस होता है वो किसके चलते होता है, तो ओनली रजिस्टर, मतलब सिर्फ प्रतिरोध के कारण ही ऊर्जा का लॉस होता है, यानी पावर का लॉस होता है, यानी ऊर्जा या पावर बोलो, है ना, इसको याद रखना। एसी जनरेटर के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो एसी जनरेटर के बारे में कुछ खास पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, तो मैंने बता दिया। और जो पॉइंट नंबर 1 था ये आपका 2024 में 3 मार्क्स में ऑलरेडी पूछा गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन आए। तो इंपॉर्टेंट क्या था मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ये दो वाले क्वेश्चन है, रूट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ये आपके 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, दोनों का प्रूफ मैंने ऑलरेडी कराया है, आप जाकर मेरा लेक्चर देख लेना 1/3 रीजन, मैंने दोनों का प्रूफ कराया हुआ है, या फिर आप चाहो तो अपने नोट्स कॉपी को चेक कर लो। ठीक, वहां भी आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बात समझ आ गया यहाँ पर, तो आगे चलते हैं और क्या पूछा जाएगा इसमें, तो आई थिंक इतना ही सफिशिएंट रहेगा। फिर बात करते हैं, हमारा अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में भी नहीं पूछा गया है, तो इस चैप्टर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 मार्क्स या एमसीक्यू ही पूछा जाता है ना, 1 मार्क्स या एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो पढ़ लो इसमें क्या क्या पढ़ लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। तो पहले बात रखना कि ये जो वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये आपकी कैसी होती है, आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होती है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी, मुझे शायद एक्चुअली नहीं पता है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना हिंदी मीडियम वाले कि ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में सर्च कर लेना क्या बोलता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, और इसमें याद रखना कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक एंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, डायग्राम आपको शायद याद भी होगा, अगर आप किसी को डायग्राम पता हो तो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है, अगर मैंने इसको बोला कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है ना। तो जो ग्रीन बनाया ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखना दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है ना। यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल कितना होता है, ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा बताओ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में तो ना याद रखना होते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर लंबवत, लेकिन इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है जिसको हम लोग कलांतर बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं, वो 0 डिग्री का होता है। देखो 0 डिग्री क्यों होता है, इसका रीजन भी सुनो क्यों होता है। रीजन इसलिए होता है क्योंकि देखना दोनों एक साथ 0 होंगे और दोनों एक साथ तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम भी होती है। अगर ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम आया है तो इसी पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम रहेगा, और जब दोनों 0 हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, है ना। तो जब दोनों 0 एक साथ होते हैं दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भी हमेशा क्या आती है, एक साथ ही मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसलिए बोलते हैं दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए बोलते हैं दोनों के बीच में
फेज का डिफरेंस है वो 0 डिग्री का होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो याद रखना, और एक फॉर्मूला रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो C = 1/√/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये MCQ में पूछा जाता है अच्छे तरीके से, ठीक। बाकी आप लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इनका ऑर्डर पढ़ लेना कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ठीक है। और क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो सबसे पहले बता दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके हैं कौन कौन। तो पहले को लोग बोलते हैं रेडियो वेव, बोल सकते हैं ऐसे, है ना। एक होता है रेडियो वेव, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। इसके बाद जो बात करते हैं, हम बात करते हैं अगर वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है। इससे जो कम वेवलेंथ होती है वो आपकी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव, है ना। तो क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं। इससे जो कम वेवलेंथ होता है ना, इससे जो वेवलेंथ कम होता चला जाएगा, फिर वो होती है इंफ्रारेड की। क्या होती है, इंफ्रारेड की। इसको अवरक्त किरणें बोलती है। इससे जो कम होता है वो वेवलेंथ होता है वो विजिबल, यानी बोलते हैं दृश्य किरणें बोलते हैं, इसकी होती है। इससे कम होगा तो फिर आएगा आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन, जिसको बोलते हैं परा बैगनी किरणें, ठीक। इससे जो कम वेवलेंथ होगा, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है हमारा तो हो गया कितना टोटल, 3 to 5 हो गया। फिर आता है हमारा एक्सरे, है ना, एक्सरे। और सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है गामा रे की, ठीक। तो ये कुछ ऑर्डर हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना। ये किसका ऑर्डर है, ये हमारे वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर है ना। वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा, ये ऑर्डर रखना। देखो अल्फा बीटा, है ना, अल्फा रे और बीटा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। कभी कभी इटालियन पूछा था कि इनमें से कौन ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो ऑप्शन में दिखा रहेगा अल्फा और बीटा। रखना अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो रेडियो वेव होती हैं, या माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो ये क्वेश्चन बजा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पूछा जाता है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पढ़ लेना ना। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज क्या क्या है, सबका एक एक यूज पढ़ लेना। रेडियो वेव का यूज कम करते हैं रडार में, ध्यान सुनना, रेडियो वेव का यूज करते हैं रडार में। माइक्रोवेव का यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन, यानी खाना को गर्म करने में। इंफ्रारेड का यूज करते हैं हम लोग फॉग, है ना, जब आप कोहरा हो जाता है तो क्या कोहरा में हम किस टाइप के कैमरा का यूज करते हैं, वहाँ पर इंफ्रारेड मतलब अवरक्त कितने टाइप के कैमरे का यूज करते हैं। विजिबल चीज़ों को देखने यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट हम यूज करते हैं आपका मेडिकल फील्ड में, है ना, हम बोलते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ना, टू किल द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं। एक्सरे का यूज करते हैं आप मेडिकल में, एक्सरे करने के लिए यूज करते हैं ना, फ्रैक्चर इन द बोन्स में क्या है उसका यूज करते हैं। और गामा रे का हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, है ना, कैंसर के थेरेपी में, है ना, जो आपका कीमियोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, वहाँ पर हम गामा रे का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम 2 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स, या फिर आपसे देखा जाए तो MCQ ही पूछा जाएगा, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहाँ से, ठीक। बाकी अगर आप चाहो को कि अगर आप पूछोगे सर इसका ब्लूप्रिंट क्या है, तो ब्लूप्रिंट जाके मेरा इसी चैनल पे वन शॉर्ट, मेरे जो शॉर्ट्स हम बनाते हैं ना, तो शॉर्ट्स में जाकर चेक कर लेना, आपको फिजिक्स का ब्लूप्रिंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको जज कर पाओगे कि कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आया गया है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि उसका एक एनालिसिस करके आपको बता दें। तो बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और हमारा काम कि हमारा व्हाट्सअप का भी हमारा एक चैनल बन चुका है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी लोग ऐड हो रहे हैं। तो व्हाट्सअप का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो चैनल का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना, वहाँ पर आपको उस व्हाट्सअप चैनल का भी सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो होते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक हम शेयर कर देते हैं, ताकि आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको सब कुछ वहीं से मिल जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके जो भाई बहन है छोटे, है ना, और आपके जो ऐसे लोग जो गाँव वगैरह में रहते हैं, आउटर एरिया में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ तक अच्छे मतलब यहाँ तक टीचर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके यहाँ तक ट्यूशन्स नहीं मिल पाता है, या शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसे जगह पर आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करना। चाहो तो मौका है तो आप व्हाट्सअप स्टोरेज में लगा सकते हो, है ना, ताकि लोगों को बताओ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम तो है ही, अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे हमें सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट मिलेंगे कल, आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम डेट से बता देंगे। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू है अरुणाचल प्रदेश में।